नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम विस्टास के लास्ट चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड को देखने वाले हैं। तो दोस्तों अब देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम बहुत कमाल कमाल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के साथ से इस चैप्टर को देखने वाले हैं और साथ ही मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। साथ ही मैंने आपके लिए एक 1 पेज नोट्स को भी तैयार किया है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आइए अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ को और लास्ट चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, है ना। और इसको अपनों ने चैप्टर नंबर 6 बोला है क्योंकि अगर हम सिलेबस के हिसाब से देखें तो 6 चैप्टर है और अगर आपकी किताब के हिसाब से देखें तो किताब में इसको 8 पॉइंट पे दे रखा है ना, क्योंकि बीच में जो है शुड विज़ार्ड हिट मॉमी और इवांस राइजन ओ लेवल ये अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आप चैप्टर के नामों में कंफ्यूज मत होइएगा। बढ़ते हम आगे। तो ये वाला जो चैप्टर है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2 लोगों की ऑटोबायोग्राफी है जिसमें पहला जो पार्ट है वो है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर और सेकेंड पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बीइंग। दोनों को अलग अलग लोगों ने लिखा है। तो हम पहले पार्ट को अगर हम देखें कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर तो उसको लिखा गया जित कला साके द्वारा। और आप टाइम लाइन जरूर से देखना है यहाँ पर, है ना। 1876 में इनका जन्म हुआ था, 1938 में इनकी मृत्यु। तो बेसिकली भारत के आज़ादी के पहले इसको लिखा गया है जब महिलाओं की कंडीशन वैसे भी समाज में इतनी अच्छी नहीं थी। और ये एक नेटिव अमेरिकन राइटर है। नेटिव अमेरिकन का मतलब कि इनका जो मूल स्थान है वो इंडिया है, लेकिन ये अभी कहाँ पर रहती हैं, अमेरिका में रहती हैं। देन इनका जो ओरिजिनल नाम है वो गर्ट्यूड सिमंस बोनिन है, जो कि अपने को याद नहीं रखना है क्योंकि एग्जाम में भी अगर आपको लिखना है तो जित कला साई लिखना है। देन उसके बाद इनके राइटिंग के अंदर आपको सेल्फ आइडेंटिटी, विक्ट्री ओवर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। देन यहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे यार कल्चरल आइडेंटिटी का क्राइसिस कई बार हो जाता है और कैसे जो बॉन्डिंग विद फैमिली है वो भी इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखती है। आगे हम देखें, है ना, तो इनका जो पेन नेम है वो जित कला साहब। तो असली नाम तो अपने को याद नहीं रखना है, कहीं पे भी आप अगर लिखोगे तो जित कला साई लिखोगे। और ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है और इसके अंदर इन्होंने क्रिटिसाइज किया है डॉगमास को, है ना। डॉगमास मतलब अननेसेसरी जो कस्टम्स रिचुअल्स यहाँ पर लगाए जाते हैं। एंड हर लाइफ एज अ नेटिव अमेरिकन वूमेन की मूल रूप से वो भारतीय थी, लेकिन जब वो अमेरिका में रह रही थी तो उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा और कैसे डिस्क्रिमिनेशन का उनको सामना करना पड़ा, है ना। क्योंकि यहाँ तक कि आज भी कई बार ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है जहाँ पर गोरे और काले के बेस पर भेदभाव किया जाता है। तो आप सोचिए कि आज़ादी के पहले तो ये कितना किया जाता होगा। देन इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जित कला शाह का पहला दिन बोर्डिंग स्कूल। और बोर्डिंग स्कूल का नाम क्या था, वो था कार्लाइस देन एंड कालीस इंडियन स्कूल। तो ये इसका नाम था, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा। सो ये स्कूल वैसे अपने को कहीं लिखना नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अगर कहीं गलती से आपको मेंशन करना पड़ जाए तो उसको लिख दीजिएगा। ये स्कूल है जो कि नेटिव इंडियंस के लिए ओपन किया गया था, जहाँ पर दे वर ट्रेन टू लिव बिहाइंड देयर कल्चर, है ना। तो अमेरिका में अगर आपको रहना है तो आपको अमेरिकन कल्चर को सीखना होगा और जो भी आप बाकी चीज़ें सीख के आए हो उसको आपको भूलना होगा। तो इसीलिए इस स्कूल को बनाया गया था। एंड ताकि जो बच्चा है वो फिर बिल्कुल जैसे इस स्कूल से निकले, बोर्डिंग स्कूल से, तो अमेरिकन कल्चर का एकदम पार्ट रहे। जिद कलासा डिस्क्राइब करती है दैट उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा जब उसको उसके मतलब कंधों से शॉल को निकाल दिया गया, है ना, और एकदम टाइट फिट कपड़े उसको पहनाए गए जो कि अमेरिकन कल्चर का हिस्सा था। जबकि इंडियन कल्चर में आप देखोगे तो एकदम ढीले ढीले कपड़े पहने जाते हैं, है ना, लुंगी, धोती, ये सब, और महिलाओं के द्वारा भी साड़ीज़ एंड एक्सेट्रा। तो वहाँ पर जो था तो एकदम टाइट फिटेड क्लॉथ्स उसको पहनाए गए, तो वो तो उसको अच्छे नहीं लगे। उसने थोड़ी सी शॉल ढकी तो वो भी उससे निकाल ली गई। फिर सभी लोग जाते हैं डाइनिंग हॉल की तरफ एंड उसको ये देखकर बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, अचंबा लग रहा था कि यार बाकी लड़कियां कैसे मान गई। चलो मैं तो ठीक है, मैं तो अभी भी विरोध कर रही हूँ, लेकिन बाकी लड़कियां कैसे मान गई इतने टाइट कपड़े पहनने के लिए। एंड ये मतलब उसके हिसाब से ऐसे कपड़े थे जिसमें पूरा लड़कियों का बॉडी शेप दिख रहा था। इवन देयर हेयर वॉज कट शॉर्ट, है ना, सभी के एक जैसे छोटे छोटे बाल थे। तो उसको बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा और उसकी मम्मी ने बोला भी था उसको कि बेटा अपने कल्चर में तो छोटे बाल सिर्फ वही रखते हैं जो कि एकदम कावर्ड है या फिर जिसके घर में कोई निपट गया है। लेटर ऑन जित कला एंड अदर गर्ल्स वर टेकन इन टू डाइनिंग हॉल, ठीक है, सबको ले जाया गया। और यहाँ पर उसने कीनली नोटिस किया एक पेल फेस वुमेन को, है ना, मतलब एक ऐसी महिला जिसके चेहरे पर कोई भी स्माइल नहीं थी, उसको उसने देखा और वो सभी को देख रही थी जो कि टेबल मैनर्स को फॉलो नहीं कर रहे थे।
नाउ जुडविन उसकी एक और इंडियन दोस्त थी जो कि उससे बोलती है कि भाई साहब ये जो तू पेल फेस महिला देख रही है ना, ये तेरे पीछे पड़ी हुई है और ये तेरे बाल काटने आ रही है। जित कला शाह ने एकदम रिवोल्ट किया, विद्रोह कर दिया, झांसी की रानी बन गई एंड उसने बोला कि नहीं भाई साहब, मुझे कावर्ड नहीं बनना है और मेरे घर में किसी की मृत्यु भी नहीं हुई है। तो वो डिसाइड करती है कि यार क्या करूँ, अब भाग भी नहीं जा पाऊंगी। तो टेबल के नीचे जाके वो मतलब बेड के नीचे जाके वो झुक जाती है। वो सुनती है कि भाई साहब कोई आ रहा है सीढ़ियों से ऊपर, और उसके रूम तक भी आ जाता है। फाइनली पकड़ी जाती है वो, है ना, और उसको फिर टाई किया जाता है, मतलब बांध बुधा के, और उसके जो पूरे बाल हैं उनको चॉप कर दिया जाता है। देन बहुत ज़्यादा उसको डिप्रेसिंग और ह्यूमिलिएशन यहाँ पर से महसूस हुआ, और उसकी माँ की भी उसको बहुत याद आई कि यार काश मम्मी होती, पेरेंट्स होते तो थोड़ा सा मुझे कंसोल कर लेते या मेरे प्रोटेस्ट में खड़े होते। देन एट द एंड ऑफ द डे यार उसको सबमिट ही करना पड़ा, एंड बिल्कुल जो भेड़ चाल है उसमें वो भी शामिल हो गई, जैसे कि बाकी एनिमल्स होते हैं ना। जैसे एनिमल में आप देखना, एक बकरी जहाँ पर जाएगी बाकी सारी बकरियाँ भी पीछे पीछे चली जाएगी, तो उसको बोलते भेड़ चाल। तो यहाँ पर वो भी भेड़ चाल का हिस्सा हो गई थी। प्लॉट अगर हम देखें तो ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है इसको, जित कला शाह की, और इसके अंदर पहले दिन जो उसका बोर्डिंग डे के स्कूल में था वो बताया गया है। रिसेस टाइम था जहाँ पर सारी इंडियन गर्ल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रही थी, बिकॉज उनको हार्ड शूज़ और टाइट फिटेड क्लॉथ्स पहनाए गए थे जो कि बिल्कुल भी देखने में भी और पहनने में भी कंफर्टेबल नहीं थे। उसको खुद को भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई, तो उसने स्कार्फ डाल लिया, लेकिन फिर कुछ बॉसी स्टूडेंट्स ने वो स्कार्फ भी उससे खींच लिया। नया एडमिशन था तो ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस उसको पता नहीं थे, एंड जब उसको ये पता लगा कि भाई साहब तेरे बालों को भी कट शॉर्ट किया जाएगा, तो उसको बहुत ज़्यादा डर सा लगा, और उसको अपनी माँ की बात याद आई कि यार मम्मी ने बोला था कि जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं, जिसके घर में कोई निपट जाता है, कावर्ड्स होते हैं, उनकी हेयर्स को शॉर्ट किया जाता है। सो जित कला शाह रेडी नहीं थी, वो स्कूल अथॉरिटी के अगेंस्ट जाने के लिए भी तैयार थी, लेकिन अब क्या ही करती छोटी सी बच्ची, तो एक बेड के नीचे जाके छुप जाती, जहाँ पर फाइनली उसको पकड़ लिया जाता है और बिल्कुल ह्यूमिलिएशन के साथ उसके बालों को काट दिया जाता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, एंड उसको यहाँ पर अपनी मदर की जो एब्सेंस है वो भी फील होती है। तो ये था पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जिसको बामा के द्वारा लिखा गया है, और बामा बेसिकली एक दलित महिला है ना, और जो कि रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती है, एंड इन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया, और इनके साथ की जो भी दलित वुमेंस थी उन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर फेस किया उसको यहाँ पर वो दर्शाती है। देन जेंडर एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी इन्होंने अपनी नॉवेल्स के अंदर आवाज़ उठाई है, और इस चैप्टर के अंदर, या ये जो इसका पार्ट है चैप्टर का, उसके अंदर भी हमें देखने को मिलेगा कि कैसे इन्होंने इस चीज़ के बारे में विद्रोह जो है वो किया है। तो ये स्टोरी बामा के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा लिटिल सी चीयरफुल गर्ल है, और उसको आसपास की चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। दैन जनरली तो स्कूल जाने में लगते हैं भाई साहब 10 मिनट, लेकिन भाई वो एकदम सब कुछ देखती देखती जाती है, तो आराम से आधे घंटे में स्कूल वो पहुंचती है। दैन इसके बाद वो एक्सप्लेन करती है कि द रीज़न बिहाइंड इट, कि क्यों मुझे इतना टाइम लगता है। तो इसके पीछे का मेन कारण ये है कि भाई मैं आसपास जैसे कोई बंदर परफॉर्म कर रहा है उसको देख लूँगी, कोई स्नेक चार मरे बीन बजा रहा है उसको देख लूँगी। दैन उसके बाद ये सारी चीज़ उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। फिर बोलती है कि रास्ते में अगर कोई साइकिलिस्ट है तो उसको देख लूँगी कि यार कैसे वो साइकिलिंग कर रहा है। देन एक बीच में फेमस टेम्पल है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सी घंटी है, उसको वो देखती है। देन एक ट्राइबल मैन जो कि क्ले के बीट्स है ना, बीट्स मतलब मोती निडल्स ये सब सेल करता है, इसको देखती है कि भैया कितने का दिया। देन शी ऑल्सो कम्स अक्रॉस वेरियस स्नैक स्टॉल्स है ना, जैसे शुद्ध घी में दही भल्ला, देन उसके बाद चाट पपड़ी ये वो पानी पूरी, तो उन सारी चीज़ों को देखती है। बीच में अगर कोई कठपुतली हो रही है, स्ट्रीट एक्ट हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को देखते देखते स्कूल जाती है। देन वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज आती है और वो वहाँ पर लेक्चर देती है। देन फिर जैसे वो थोड़ा आगे जाती है देखती है कि लैंडलॉर्ड बैठा हुआ है और वो सारे लोगों को खेत में काम करते हुए देख रहा है। एक दिन की वो कहानी बताती है कि ये एक बूढ़ा सा आदमी उन्हीं की कम्युनिटी का, मतलब दलित कम्युनिटी का, जिसको आज हम शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से जानते हैं, वो स्नैक को बहुत ही अलग तरीके से हैंडल कर रहा था। नहीं, स्नैक मतलब होता है कुछ भी फास्ट फूड टाइप, जैसे कचौरी समोसा वड़ा वगैरह, तो जो हम खाने के अलावा टाइम पर खाते हैं ना, ये स्नैक मतलब सांप नहीं है, SNAC के स्नैक है। तो बहुत ही स्ट्रेंज मैनर में पकड़ रहा था, तो फिर वो उस स्ट्रिंग से पकड़ते हुए उसको छोड़ के और लैंडलॉर्ड के पास उस स्नैक को दे देता है। अब बहुत ज़्यादा उसको हंसी आती है कि यार अंकल जी क्या कर रहे हो, है ना, सीधे सीधे आप उसको क्यों कॉम्प्लेक्स बना रहे हो। जैसे आपने एक मीम देखा होगा बहुत फेमस है, खेबी लेम है ना, खेबी मेन क्या नाम है जो भी है, तो वो नाम का एक व्यक्ति है,
तो वो यही काम करता है कि जो कहीं कॉम्प्लिकेटेड वीडियो रहता है सोशल मीडिया का, उसको सिंप्लीफाई वो कर देता है। तो इस प्रकार से उसको भी लगा कि यार इतना सिंपल सा काम है, आप फालतू इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। तो वो इस बात को अपने बड़े भाई को बताती है और हंसते हंसते बताती है। तो इस पर उसका बड़ा भाई बोलता है कि बेटा रियल ट्रूथ मैं आपको बताता हूँ कि वो भी लोअर कास्ट से बिलोंग करता है और अपर क्लास के लोग नहीं चाहते कि हमारा प्रेजेंस उनके आसपास रहे या फिर कोई लोअर कास्ट का व्यक्ति उनको टच करे। नाउ शी फाइंड इट सो डिसगस्टिंग दैट बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसको अपर क्लास लोगों पे। एंड सम डेज लेटर उसका भाई से वो पूछती है कि यार क्या किया जाए इस चीज़ का। तो उसका भाई बोलता है कि यार देखो एक ही है इसका चारा कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, जितना ज़्यादा आप स्टडी करोगे उतना ही अच्छा आप समाज में रेस्पेक्ट पाओगे। तो वो अपनी क्लास की टॉपर बन जाती है एंड शी देन नॉट ओनली अर्न्स रेस्पेक्ट बट बहुत सारे इसके दोस्त भी बन जाते हैं। सो वी टू आर ह्यूमन बीइंग, इसको भी बामा के द्वारा लिखा गया है, ऑटोबायोग्राफी है जिसके अंदर हमें अनटचेबिलिटी के बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि कैसे पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो प्रैक्टिस है उसको प्रैक्टिस किया जाता था। अब फिलहाल तो आज़ादी के बाद तो संविधान के अंदर आर्टिकल 17 को जोड़ा गया है जिसके अंदर अनटचेबिलिटी का जिक्र है और कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता लीगली। लेकिन उस टाइम पे तो भाई सब खुलेआम होता था, ये अपर क्लास लोअर क्लास में बहुत ज़्यादा डिवाइड हुआ करता था। नाउ वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम द स्कूल वो मार्केट में रुकती थी, एंजॉय करती थी सारे एंटरटेनिंग एक्ट्स को, है ना। और एक दिन वो देखती हो कि कैसे कोई एक वड़ा का पैकेट लेके जा रहा है बूढ़ा अंकल जी और बहुत ज़्यादा उससे मुस्कुराती है। फिर उसका भाई बोलता है कि ये तो मतलब लोअर कास्ट का था इसलिए अपर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था। फिर लास्ट में वो मेहनत करती है और मेहनत करके क्या करती है, एक अच्छी पोजीशन अपनी क्लास में सिक्योर करती है, उसके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं और बहुत सारे दोस्त बनते हैं तो फिर रेस्पेक्ट भी उसको मिलना स्टार्ट हो जाता है। थीम अगर हम देखें तो यहाँ पर दो महिलाओं की बात की गई है, जित कलासा एंड बामा, और दोनों को ही अपने लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़े। दोनों को ही ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन मतलब ऊंचे तबके के द्वारा दबाया जाना, क्लास का डिस्टिंक्शन, रेशियल क्रिटिसिज्म, है ना। रेशियल मतलब होता है कि कलर के बेसिस पे कोई भेदभाव करना, स्किन कलर के बेसिस पे, और सोशली एक्सप्लॉइट करना जैसे अनटचेबिलिटी। ड्यूरिंग चाइल्डहुड दोनों ने यहाँ पर प्रॉब्लम्स को फेस किया और जित कलासा ने तो बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना, गोरा काला इंडियन और अमेरिकन वाला जो डिस्क्रिमिनेशन उसको फेस किया, जिसके लिए उसने स्ट्रांगली स्टार्टिंग में अपोज भी किया उसको। जबकि बामा ने कास्टिज्म को फेस किया कि भारत देश ही है, सब भारतीय, लेकिन यहाँ पर भी ऊंची जाति नीची जाति, वो उसने यहाँ पर फेस किया और स्ट्रांगली वो लड़ी। टाइटल क्या है इसका, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, तो बोल सकते हैं बिल्कुल एप्ट है, रेलेवेंट है, क्योंकि चाइल्डहुड के दौरान ही इन दो महिलाओं को एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ा और दोनों का दर्द भी ऑलमोस्ट सेम ही था। एंड सब टाइटल में अगर हम देखें तो कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर, जित कलासा के लंबे बालों को काटा गया, बिकॉज इंडियन कल्चर में लंबे बाल रखे जाते हैं महिलाओं के द्वारा, और अमेरिकन कल्चर में चॉप करने का, यहाँ पर मतलब बालों को चॉप करने का एक कल्चर है। तो वहाँ पर बिल्कुल कल्चरल या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और इसको बाउंड किया जाता है कि आप इसको कट कीजिए। एंड जो जित कलासा उसको लगता है कि यार मुझे तो दबाया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है। देन जो अगला है वी टू आर ह्यूमन बीइंग, इसके अंदर जो लिटिल गर्ल है उसको बेसिकली कास्टिज्म का कंसेप्ट नहीं पता था। एंड जैसे उसने देखा कि यार इस तरह का भेदभाव होता है तो उसके अंदर एक गुस्सा और आक्रोश जाग उठा। देन यहाँ पर उसने बोला कि यार जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको भी इस तरह से लुक डाउन नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज वो भी तो ह्यूमन बींग्स है ना। उनने ऐसा क्या अलग स्पेशल काम किया है या फिर है ना, ये तो भगवान के हाथ में यार कौन कौन सी जाति में पैदा होगा। तो दे ऑल्सो डिजर्व लव एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम दी सोसाइटी। शॉर्ट नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं तो आप इसको जरूर से देखिएगा, है ना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप बिल्कुल बहुत कम टाइम में इसको रिवाइज कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम देखें तो पहला है कि विच ऑफ दीज लाइंस फ्रॉम द स्टोरी कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर जस्टिफाई करता है स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट दे रखा है कि ऑथर ऑफ दिस वॉज इन अ प्लेस वेर स्टूडेंट्स वर ट्रेन टू रिस्पॉन्ड लाइक ए ट्रेंड डॉग, है ना। हमने लाइन ऑलमोस्ट देखी थी कि एनिमल की तरह या बिल्कुल भेड़ों के झुंड की तरह वो वहाँ पर उनको रखा जाता था। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखोगे कि थर्ड बेल वॉज टैप, तीसरी बेल टैप हुई और सबने अपने कांटे चम्मच उठाए और खाना खाना स्टार्ट किया। तो जैसे कुत्तों के साथ किया जाता है ना कि वेट वेट वेट, जब छोड़ा जाएगा जब भी आपको खाना मिलेगा, तो इसी प्रकार से यहाँ पर इनके साथ किया जा रहा था। 20 से 30 शब्दों में आपको बताना है सिमिलैरिटी डिफरेंस क्या है जित कलासा बामा में। तो देखो जित कलासा बामा दोनों ही मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। मार्जिनलाइज मतलब जिसके प्रति अत्याचार किया जाता है, और दोनों ही विक्टिम थे किस चीज़ के, तो दोनों ही विक्टिम थे, बेसिकली विक्टिम तो थे, लेकिन डिफरेंस क्या था कि जो जित कलासा थी उसको कल्चरल या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, है ना। दो देशों के कल्चर में जो डिफरेंस था, जबकि बामा को देश के अंदर ही क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा।
द नेक्स्ट है कि क्या डीपर सिग्निफिकेंस है जब जित कलासा ने प्रोटेस्ट किया जब उसके बाल काटे गए, तो इसको आपको आंसर करना है। 20-30 शब्द, तो शब्द सीमा का ध्यान रखना है ताकि एग्जाम में पेपर ना छूटे। तो जित कलासा ने प्रोटेस्ट किया और उसने प्रोटेस्ट इसलिए नहीं किया कि यार मैं बहुत बुरी दिखूंगी छोटे बाल में, उसने प्रोटेस्ट इसलिए किया क्योंकि यार उनके कल्चर में छोटे बाल करना एक कावर्डनेस का सिंबल था, है ना, कावर्डीज का सिंबल था, और वो नहीं चाहती थी कि यार उसकी कल्चरल आइडेंटिटी के साथ छेड़छाड़ की जाए। देन सैम्पल पेपर में प्रश्न है, बहुत ही कमाल का है प्रश्न, जिसमें अपने को डायरी लिखनी है कि जित कलासा बड़ी हो चुकी है और वो अब सोच रही कि यार मैं उस टाइम पे क्या कर पाती, है ना। तो वैसे अपनी भाषा में लिखनी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाई है कि जैसे आई फाइन, अब यहाँ पर देखो डायरी आप लिख रहे हो तो आपको आई, मी, है ना, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है फर्स्ट पर्सन का। सो आई फाइंड माई सेल्फ रिफ्लेक्टिंग इवेंट, तो मैं पुराने दिनों को याद करती हूँ तो देखती हूँ कि यार मेरे जो बाल हैं उनको बहुत ज़्यादा छोटा काट दिया गया था उस टाइम पे, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, हालांकि मैंने अपने लेवल पे जो कर सकती थी वो किया, है ना। आई स्टूड फॉर माई सेल्फ, और मैंने मना भी कर दिया था कि आई विल नॉट सबमिट, लेकिन भाई साहब उन्होंने पकड़ा के और फिर बाल काट दिए, तो उसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ। ज़िंदगी भर मैंने खुद को कोसा है ना, मैंने अपने आप को ब्लेम किया है, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि यार जो बेस्ट हो सकता था वो मैंने किया उस टाइम पे, और ये मेरी गलती नहीं थी, ये पूरा सिस्टम ही इसमें इन्वॉल्व था, तो मैं क्या ही करती। मैं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने आप को ऑनर करना चाहूँगी कि एटलीस्ट मैंने बाकी लड़कियों की तरह एकदम रेडीली सबमिट नहीं किया, थोड़ा सा प्रोटेस्ट तो किया, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो। अगर आपको कोई अल्टरनेट तरीका याद आता है कि यार ये भी कर सकती थी मैं, तो वो लिख देना, उसके आपको एडिशनल मार्क्स मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दोनों बहुत बामा जित कलासा ने एक्सपीरियंस किया हार्श रियलिटी डिस्क्रिमिनेशन की, एंड इंस्टीड ऑफ लेटिंग इट पुल डाउन दे बोथ फाउंड अ वे टू ओवरकम इट, ठीक है। तो आपको बताना है सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या है। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया ही कि दोनों में सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों ने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। डिफरेंस क्या है कि जित कलासा ने कल्चरल और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, जबकि बामा ने अपना कास्ट वाला या कास्टिज्म को फेस किया। और दोनों ने कैसे यहाँ पर उससे बाहर निकले कि दोनों ने पढ़ाई अच्छे से की, दे बोथ एक्सेल्ड इन एजुकेशन, और एजुकेशन अच्छे से उन्होंने हासिल करते हुए क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त किया। देन PYQ देख लेते हैं। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर से जित कलासा, है ना, जब उसके बाल काटे गए थे तो पहला दिन था स्कूल का, डाइनिंग रूम में जब वो जा रहे थे तो एकदम नॉइसलेसली उनको चलना था, एंड बहुत ज़्यादा बेकार सी उसको ड्रेस लग रही थी क्योंकि टाइट फिट क्लॉथ्स उसको पहना रखे थे, और उसने अपने आसपास एक स्कार्फ लपेट लिया ताकि इतने इनअप्रोप्रिएट उसके क्लॉथ्स ना दिखे, तो उसके उन क्लॉथ्स को भी, मतलब वो जो स्कार्फ उसको हटा ले गया, तो उसको बहुत ज़्यादा इससे बुरा लगा, एंड शी फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर। द नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट डू यू थिंक मेड बामा वांट टू डबल अप एंड श्रिक विथ लाफ्टर, है ना, कि भाई साहब हंसी में लोटपोट हो गई बामा, ऐसा क्यों। तो एक एल्डर था, स्ट्रीट पे जा रहा था और वो वड़ा का पैकेट लेके जा रहा था अपने लैंडलॉर्ड को, बहुत ही अलग तरीके से वो देता है, स्ट्रिंग से पकड़ता है वड़ा के पैकेट को, तो इस पर वो हंसती है और उसको बहुत ज़्यादा फनी लगता है। तो ये इस तरह से आपको इसको आंसर करना है। तो इस चैप्टर में इतना ही, थैंक यू। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो, तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।